तो कुछ रिपोर्ट्स भी आती होंगी जिनको आप पढ़ते होंगे कि इंडिया में कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है और इतनी संपत्ति है जितनी कि हमारे देश के अराउंड 50% लोगों के पास संपत्ति है। तो कुछ लोगों के पास उतनी प्रॉपर्टी है जितनी 50% पॉपुलेशन के पास है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि असमानता एक देश के अंदर बड़ी है। एक ट्रेंड ये बताता है कि देशों के बीच असमानता कम हुई है, बट देशों के अंदर असमानता बढ़ी है। तो गिनी कोएफिशिएंट के तहत मेज़र किया जाता है कि किसी देश के अंदर असमानता कितनी बड़ी है, किसी देश के अंदर लोगों की असमानता कितनी बड़ी है, गिनी कोएफिशिएंट। इसके अलावा कॉर्निया एक रिसर्चर हैं, इनके द्वारा भी एक स्टडी करी गई है 2003 में, जिसमें इन्होंने 73 कंट्रीज़ में अपनी स्टडी करी और एनालिसिस किया। और इन 73 कंट्रीज़ में अराउंड 2/3 कंट्रीज़, यानी कि कम से कम 50 कंट्रीज़ में ऐसा पाया गया कि वहाँ पर उन देशों के अंदर असमानता का जो स्तर था वो बढ़ रहा है। तो ये जो उनकी स्टडी थी वो 1980 से लेकर 2000 तक के टाइम स्पैन को कवर करती है, जिसमें उन्होंने पाया कि 1980 से लेकर 2000 तक कम से कम जो 73 कंट्रीज़ में उन्होंने स्टडी करी उनमें से 50 कंट्रीज़ में असमानता बढ़ी है। तो कितनी असमानता किसी देश के अंदर बढ़ती है, इसकी डिग्री में डिफरेंस है। सभी देशों में एक समान रूप से असमानता नहीं बढ़ती है, कुछ देशों में असमानता थोड़ी कम है, कुछ देशों में ज़्यादा है। तो गिनी कोएफिशिएंट के द्वारा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड 0.1 इस हिसाब से रैंकिंग करी जाती है। 0 का मतलब है 0.0 का मतलब है कि उस देश में परफेक्ट इक्वालिटी है, यानी कि अगर उस देश के अंदर 10 लोग रहते हैं तो सभी के पास लगभग एक जैसा ही पैसा है। 10 लोग रहते हैं और मान लीजिए कि उस देश के पास टोटल 100 रुपये हैं, तो 10 लोगों के पास कितने कितने पैसे हैं, 10-10 रुपये हैं। तो 0 का मतलब ये है। और 0.1 का मतलब क्या है कि वहाँ पर बड़े स्तर पर असमानता है, कि एक व्यक्ति करोड़ों अरबों का मालिक है और हो सकता है कि गरीब लोग उनको 2 वक्त का खाना भी ना मिलता हो। तो इसकी जांच गिनी कोएफिशिएंट के द्वारा करी जाती है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसके द्वारा दुनिया के अंदर लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को ठीक करना मकसद है। 1961 में इसका निर्माण किया गया था। आज के टाइम में इसमें 38 मेंबर्स हैं और इन 38 मेंबर्स की जो इनकम है, हाई इनकम कंट्रीज़ इनको कहा जाता है। और ये जो संगठन है वो डिस्कस करता है कि कैसे लोगों की स्थिति को दुनिया के अंदर ठीक किया जाए। OECD आर्थिक नीतियों, शिक्षा, व्यापार, पर्यावरण और विकास के लिए काम करता है। इसके अलावा इसके द्वारा विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट्स प्रकाशित करी जाती है, विभिन्न प्रकार के स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट किए जाते हैं और उस डेटा को कंपैरेटिव एनालिसिस करके पॉलिसीज़ बनाई जाती है कि किस प्रकार से दुनिया के देशों की स्थिति को ठीक किया जा सकता है। इसका मकसद आर्थिक विकास, स्थायित्व लाना और लोगों के जीवन स्तर को सुधारना है। इसमें 38 कंट्रीज़ आती हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, चिली, कोलंबिया, कोस्टारिका, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, इस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, आयरलैंड, इज़राइल, इटली, जापान, कोरिया, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मैक्सिको, नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, स्लोवाक रिपब्लिक, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स हैं। OECD के 2 देश, जिसमें मुख्य रूप से अमेरिका और UK, इंग्लैंड। इन 2 देशों के द्वारा 1970s में दुनिया के दूसरे देशों को एनकरेज किया गया था कि उनके द्वारा नव उदारवाद की नीतियां अपना लेनी चाहिए, जिसमें उनके जो फेमस जो लीडर थे अमेरिका के डोनाल्ड रीगन थे
और इंग्लैंड की मार्गरेट थैचर। इन्होंने ना केवल अमेरिका और इंग्लैंड में नव उदारवाद की नीतियां अपनाई थी। नव उदारवाद का मतलब क्या है कि कैपिटलिज्म की पॉलिसीज़ अपनाना, उसी प्रकार से कैपिटलिज्म को फॉलो करना जिस प्रकार से पुराने उदारवाद में फॉलो करी जाती थी, जिसको क्लासिकल लिबरलिज्म कहते हैं। जैसे एडम स्मिथ का नाम आपने सुना होगा, हर्बर्ट स्पेंसर का नाम आपने सुना होगा। उनके द्वारा जो पॉलिसीज़ कही जाती थी कि दुनिया के अंदर बाज़ार को ओपन कर दिया जाना चाहिए और किसी भी देश को दूसरे देश के साथ व्यापार करने की छूट देनी चाहिए, बिना किसी प्रकार के टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर को लगा के। और अपने देश के अंदर भी डीरेगुलराइजेशन करना, सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी जो लोगों को दी जा रही है उसको कम करना, कॉरपोरेट टैक्स को कम करना, पर्सनल टैक्स को कम करना, ये सारी की सारी नीतियाँ किसकी हैं? नव उदारवाद की। तो इन देशों के द्वारा नव उदारवाद की नीतियाँ मुख्य रूप से अपनाई गई हैं अमेरिका और इंग्लैंड के द्वारा। और इन्हीं नीतियों के कारण यहाँ पर असमानता जो है वो बड़े स्तर पर बढ़ी है। तो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, दो प्रकार की गरीबी होती है, सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी, निरपेक्ष गरीबी की जो समस्या है वह गरीब देशों में देखी जाती है, रोटी कपड़ा मकान की चिंता। और जो सापेक्ष गरीबी है, जिसको आप रिलेटिव गरीबी कह सकते हैं या रिलेटिव इनइक्वालिटी सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं, तो ये पाई जाती है विकसित देशों में। जिन देशों के द्वारा उदारवाद को, कैपिटलिज्म को प्योरली फॉलो किया गया है, वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है असमानता बढ़ना लाजमी है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें उदारवाद में, नव उदारवाद में या फिर कैपिटलिज्म में, पूंजीवाद में व्यक्तियों को फ्री छोड़ा जाता है कि आप अपने टैलेंट के बेस पे कितना भी कमा सकते हो। सो पूंजीवाद में कहा जाता है कि आप अपने टैलेंट के दम पे कितना भी कमा सकते हो, और उसमें ऑब्वियस सी बात है कि समाज के सारे लोग इतने कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं। आज अमेरिका की यदि आप बात करें, एप्पल का जो मालिक है उसके पास दुनिया भर की प्रॉपर्टी है, ठीक है। गूगल जो चला रहा है उसके पास प्रॉपर्टी होगी, फेसबुक जो चला रहा है उसके पास दुनिया भर की प्रॉपर्टी होगी। तो ऐसा नहीं है वहाँ पर रोटी कपड़ा और मकान की चिंता है, बल्कि चिंता इस बात की है कि एक व्यक्ति के पास दुनिया भर की प्रॉपर्टी है और बाकियों के पास थोड़ी कम प्रॉपर्टी है। सो जब नव उदारवाद की नीतियाँ अमेरिका और यूके के द्वारा मुख्य रूप से प्रमोट करी जाती है, तो इसी के कारण वहाँ पर जो असमानता है, आय की जो असमानता है वो काफ़ी बढ़ जाती है। आय की असमानता इसलिए बढ़ती है क्योंकि वित्तीय जो नियंत्रण है वो सरकार कम कर देती है। सरकार बोलती है कि मार्केट ही तय करेगी, डिमांड और सप्लाई ही तय करेगी कि कौन सी वस्तु बिकनी चाहिए और कौन सी नहीं। लोगों की डिमांड होगी तो फिर सप्लाई भी बढ़ेगी, और जब डिमांड कम हो जाएगी तो सप्लाई भी ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगी, और वो प्रोडक्ट बनना ही बंद हो जाएगा। तो डिमांड और सप्लाई ही तय करेगी, मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगी। इसलिए उस देश के द्वारा मार्केट को रेगुलराइज नहीं किया जाता है, मार्केट को मार्केट को कंट्रोल में नहीं किया जाता है। दूसरा, इन देशों के द्वारा सोशल सिक्योरिटी की जो स्पेंडिंग थी उसको कम किया गया। सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? सामाजिक सुरक्षा, इसको हिंदी में बोलते हैं। सामाजिक सुरक्षा का मतलब है कि समाज के जो वंचित वर्ग हैं, या फिर सिंपल सी बात यह है कि कोई व्यक्ति किसी समाज में जब उस अवस्था में नहीं रहेगा कि वह कमाने के लायक है, तो उस कंडीशन में उसको क्या सुरक्षा दी जाती है? तो ऐसे समाज के अंदर बहुत सारे लोग पाए जाते हैं, गरीब पाए जाते हैं, वंचित पाए जाते हैं, बूढ़े पाए जाते हैं, बच्चे पाए जाते हैं। तो दबे कुचले वर्ग समाज के, जिनको राज्य के द्वारा एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। तो हमने अक्सर सुना होगा पेंशन जो बुज़ुर्गों को मिलती है, ये सोशल सिक्योरिटी में आती है, सामाजिक सुरक्षा में आती है। जितने भी प्रकार की पेंशन्स जो होती है किसी वंचित वर्ग को दी जाती है, तो ये सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत आती है। तो सामाजिक सुरक्षा स्पेंडिंग जो है वो इन देशों के द्वारा कम कर दी जाती है। इसके अलावा पर्सनल जो टैक्स है, जो कोई नौकरी करता है उसके टैक्स को कम किया जाता है। कॉरपोरेट टैक्स, जो बिजनेसमैन हैं उनके टैक्स को कम किया जाता है, कॉरपोरेट टैक्स इसको बोलते हैं। तो ऐसा किसी देश के द्वारा क्यों किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है कि कम से कम जब कंपनीज़ को कम से कम
टैक्स लगाया जाएगा, जब कम से कम बैरियर जब लगाए जाएंगे तो दूसरे देशों की कंपनियां फ्रीली यहाँ पर आके इन्वेस्ट कर सकती हैं, किसी देश के अंदर इन्वेस्ट कर सकती हैं। सो दैट इज़ वाई फिनेंशियल डीरेगुलेशन, सोशल सिक्योरिटी को कम करना, पर्सनल और कॉरपोरेट टैक्स को कम करना, इसी के कारण क्या है, असमानता बढ़ती है। तो किसी समाज के अंदर यदि असमानता बढ़ रही है तो उसके लिए क्या प्रयास किया जाना चाहिए? सरकार ही प्रयास करेगी, सरकार ही गरीब लोगों को पेंशन देगी, वंचित लोगों को पेंशन देगी, बुज़ुर्गों को पेंशन देगी, बच्चों के विकास के लिए काम करेगी, महिलाओं के विकास के लिए काम करेगी। जब उसमें ही कटौती कर दी जाएगी तो असमानता को कैसे ठीक किया जा सकता है? आज की टाइम में सरकार ही तो लोगों को राशन दे रही है। जब इसको ही रोक दिया जाएगा तो प्योरली जो कैपिटलिज्म कहता है वो कहता है कि ये सारी चीज़ें बंद करो, जो फ्री का राशन मिल रहा है उसको बंद करो, जो फ्री की बिजली मिल रही है उसको बंद करो, जो लोगों को पेंशन मिल रही है उसको बंद करो। तो अमेरिका और इंग्लैंड के अंदर इस प्रकार की नीतियां जब अपनाई गई तो असमानता जो थी उस देश के अंदर बढ़ जाती है। हालांकि वो अमीर देश ही माने जाते हैं आज के टाइम में भी, बट देयर इज़ इनइक्वालिटी अमंग द मासेस। तो मुख्यतः ये ट्रेंड अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम, इन दो देशों में मुख्यतः देखने को मिलता है, जहाँ पर लोगों की जो असमानता थी, लोगों के बीच जो आय की असमानता थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा दुनिया के कुछ और भी हिस्से हैं, जैसे कि लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका जिसको बोलते हैं, लैटिन अमेरिका में भी आय की असमानता लोगों के बीच काफ़ी बढ़ती है। और इसके अलावा 1990 के बाद जो ईस्टर्न यूरोप था, ईस्टर्न यूरोप सोवियत संघ का दोस्त, ये सारे देश सोवियत संघ के दोस्त थे। और जैसे ही 1991 में सोवियत संघ की डिसइंटीग्रेशन होती है, सोवियत संघ का विघटन होता है, इन देशों को चिंता हो जाती है कि हमने अपनी जो आर्थिक नीतियां थी वह सोवियत संघ के अनुसार डाली थी। और सोवियत संघ की आर्थिक नीतियां क्या है? अर्थव्यवस्था राज्य के नियंत्रण में होगी, ठीक है, अर्थव्यवस्था राज्य के नियंत्रण में होगी, उद्योग सरकार के द्वारा चलाए जाएंगे, राशन सरकार के द्वारा बांटा जाएगा, जो भी प्रोडक्शन होगी सरकार के हाथ में जाएगी और सरकार फिर लोगों में एक समान रूप से वितरित कर देगी। तो ये सोवियत संघ की आर्थिक नीति थी जो कि ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा भी फॉलो करी गई थी। और 1991 में जैसे ही सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन होता है तो ना केवल ये देश बल्कि इनका जो नेता था सोवियत संघ, उसके द्वारा भी उदारवादी नीतियाँ अपना ली जाती है। ऐसी नीतियाँ जो पूंजीवाद का समर्थन करेगी, ऐसी आर्थिक नीतियाँ जो पूंजीवाद का समर्थन करेंगी। सोवियत संघ के द्वारा, इनके नेता के द्वारा जब ऐसी नीतियाँ अपना ली गई तो ऑब्वियस सी बात है इन देशों के द्वारा भी ये नीतियाँ अपनाएगी। और आर्थिक नीतियाँ क्या है? उदारवादी आर्थिक नीतियाँ क्या है? कम से कम कॉरपोरेट टैक्स लगाना, कम से कम इनकम टैक्स लगाना, सोशल सिक्योरिटी की जो स्कीम्स है उसको ख़त्म करना, किसानों को जो सब्सिडी मिल रही है उसको कम करना, कम से कम टैरिफ बैरियर लगाना, कम से कम नॉन टैरिफ बैरियर लगाना। दीज आर कॉल्ड बैरियर्स। तो इनको हटाना पड़ता है। जब 1990 में हमारे देश में क्राइसिस आया था, इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हो गया था, जब फॉरेक्स में, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में हमारे पास पैसा नहीं था दूसरे देशों से वस्तुएं खरीदने के लिए, उस समय इंडिया कहाँ गया था? IMF में गया था, वर्ल्ड बैंक में गया था और कहा था कि हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो उन्होंने बोला कि पैसा तो हम दे देंगे बट आपको हमारे द्वारा जो नीतियाँ प्रमोट करी जाती है उसका पालन करना पड़ेगा। तो इंडिया ने एक्सेप्ट किया कि वी विल फॉलो द एडवाइसेस और वी विल फॉलो द प्रिंसिपल्स सजेस्टेड बाय द IMF एंड वर्ल्ड बैंक। तो इंडिया ने उन सारी नीतियों को फॉलो किया और हमने अपनी अर्थव्यवस्था को ओपन किया। इसी को क्या बोला जाता है? आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार इंडिया के द्वारा भी उसी समय लाए गए थे। तो इन देशों के द्वारा भी, जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थी जो सोवियत संघ के प्रभाव में थी, इनके द्वारा भी आर्थिक सुधार लाए गए थे। तो यहाँ पर भी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में काफ़ी असमानता पाई गई है लोगों के बीच, एक देश के अंदर लोगों के बीच। अब कोई देश धीरे धीरे अगर आर्थिक सुधार लाता है तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम दौड़ लगाना शुरू करते हैं आज, और आज ही हम 10 किलोमीटर दौड़ना शुरू कर दें और पिछले 10 सालों से हम चले भी नहीं हैं ढंग से, तो क्या होगा? बीमार हो जाएंगे। सो लाइक वाइज जैसे ही ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा
अपना आर्थिक और सामाजिक ढांचा एकदम से परिवर्तित कर दिया गया तो बहुत उसके बुरे परिणाम देखने को मिले। आर्थिक ढांचे का मतलब आर्थिक सुधार ले आया। तो इन देशों ने जब आर्थिक सुधार लाए तो यहाँ पर जो सोशल सिक्योरिटीज़ जो लोगों को प्रोवाइड करवाई जाती थी वह राज्य के द्वारा छीन ली गई। जो गरीबों को, वंचितों को राज्य के द्वारा जो वितरित किया जाता था उसको बंद कर दिया गया। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो सरकारी नौकरियां थी वो भी लोगों की छिन गई। अब वो मार्केट के भरोसे जिंदा रहे। तो इसके कारण रशिया के अंदर भी और इन ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर भी ना केवल रिलेटिव पॉवर्टी, जिसको सापेक्ष गरीबी कहते हैं, ना केवल वो बढ़ी बल्कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी भी बढ़ी। एब्सोल्यूट का मतलब रोटी कपड़ा और मकान के भी लाले एक समय पे आके पड़ गए लोगों को। तो जैसे ही एकदम से ये परिवर्तन लाए गए तो इसका नुकसान इन देशों में देखने को मिला और यहाँ पर इनइक्वालिटी बढ़ती है, असमानता बढ़ती है। इसके अलावा जो दक्षिण अमेरिका है, जिसको लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ कहा जाता है, 1980 के दशक में और 1990 के दशक में इनके ऊपर भी एक प्रेशर था जो कि अमेरिका की तरफ से था। ऑब्वियस सी बात है कि अमेरिका ही एकमात्र महाशक्ति रह गई थी और इन देशों के करीब भी था। तो एक प्रेशर था अमेरिका का कि आप भी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन लाइए अपने देश में, आर्थिक उदारीकरण अपने देशों में लाइए और अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसको अनियमित कीजिए, डीरेगुलराइजेशन उसकी कीजिए। तो इन देशों के द्वारा जैसे ही वो नीतियाँ फॉलो करी जाती है तो इन देशों में भी 1980 के दशक में और 1990 के दशक में काफ़ी असमानता बढ़ जाती है। अब चाइना के केस में भी थोड़ा सा समझते हैं। 1978 में डेंग शियाओपिंग चाइना के अंदर आते हैं और वो आर्थिक सुधार लाते हैं चाइना के अंदर। तो चाइना की जो इकोनॉमी है उसको ओपन इकोनॉमी कहा जाता है और क्लोज्ड पॉलिटी कहा जाता है। 1978 में डेंग शियाओपिंग के द्वारा जैसे ही चाइना में आर्थिक सुधार लाए जाते हैं तो बाहर की जो इन्वेस्टमेंट थी उसको एनकरेज किया जाता है। डोमेस्टिक जो प्राइवेट प्लेयर्स थे उनको बूस्ट किया जाता है कि अब आप अपने उद्योग स्थापित कर सकते हैं। इनफैक्ट जो एग्रीकल्चर थी उसमें भी प्राइवेट प्लेयर्स को अलो कर दिया गया। तो उसके कारण चाइना के अंदर काफ़ी विकास होता है और काफ़ी हद तक चाइना से गरीबी ख़त्म हो जाती है, जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। निरपेक्ष गरीबी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। बहुत ज़्यादा लोगों को रोटी कपड़ा मकान अब मिलना शुरू हो जाता है। अब एब्सोल्यूट पॉवर्टी तो ख़त्म होती है बट एट द सेम टाइम रिलेटिव पॉवर्टी यहाँ पे बढ़ जाती है। अमीर और गरीब का जो फासला है वो बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर लिबरल पॉलिसीज़ जब अपना ली गई, उदारवादी नीतियाँ जब आर्थिक क्षेत्र में अपना ली गई तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर इनकम का जो डिवाइड है वो ज़्यादा बढ़ेगा, वो वाइड होगा। तो चाइना के अंदर शहर और गांव का जो फासला था वो काफ़ी बड़ा। गांव में काफ़ी गरीबी पाई जाती है एंड शहरों में कंपैरेटिवली शहर अमीर हैं। तो शहर और जो गांव थे उसका फासला भी बढ़ा।